GF-17 थंडर जो है हमारा किस ब्लॉक में इस टाइम कह लें कि एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके अलावा ये ड्यूल शूटर की बात कर रहे हैं तो कई कभार इस तरह से भी होता है कि लॉस हमें फिर 2 पायलट्स का करना पड़ता है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसे मामला हो जाते हैं भाई उनके जख्मों पर ना नमक छिड़क दिया हुआ है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। दुनिया जानती है कि उसमें अगर कोई जहाज़ इस्तेमाल हुआ और जिस जहाज़ ने अपने पर फैलाए, ये मल्टी डायमेंशनल व्यूज़ के ऊपर है। ये एयर टू सी टू सी, एयर टू ग्राउंड और ग्राउंड टू एयर वॉर करने की सलाहियत रखते हैं। और पाकिस्तान के अलावा दुनिया में किसी जहाज़ के पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जब पहला एग्रीमेंट F-16 के लिए हुआ था तो वो भी एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने अपने अखबार में किया था। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहिदुर्रहमान। ख़वातीन व हज़रात 23 मार्च के हवाले से एक स्पेशल प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे साथ साकिब सलीम कुरैशी साहब कह लें कि मौजूद हैं और अभी रिसेंटली कामरा एयरबेस पर अपना प्रोग्राम भी कल कर आए हैं। तो इनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आए होंगे और इनसे कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम हमारे लिए भी निकाला। तो गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे पहले जिस तरह से 23 मार्च परेड को मुलतवी कर दिया गया, तो आप हमें ये बताएं कि ये 23 जो मार्च की परेड थी, इसकी वजह क्या थी? ये कोरोना के बाद मुलतवी की गई या प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन जो है जेट क्रैश हुआ उस वजह की गई? देखिए मुझे सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और आपके तमाम देखने वाले इस वक्त जो व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो आपको फॉलो करते हैं। आप एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और कुछ तो सब बात करने का हमें मौका भी मिल रहा है। और एक ऐसे बड़ा बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे मौके पर जो आपने इशू उठाया है 23 मार्च के हवाले से, और बिल्कुल अगर हम बात करें पाकिस्तान एयरपोर्ट की, जैसे आपने भी एग्जांपल भी दी है कि मैं कामरा से भी होकर आया हूँ, चीज़ें हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और शुरुआत ज़ाहिर है पहले तो हम कर लेते हैं नुमान अकरम शहीद के हवाले से ही, जो 23 मार्च की रिहर्सल करते हुए आपको पता है कि उनकी शहादत हुई और जेट क्रैश हुआ। तो ये बड़ी एक तकलीफ़ दे अमल है कि एक हमारा जो एक सिपह सलार है, हमारा एक शाहीन है, वो उस अहम दिन की रिहर्सल करते हुए कि जब तमाम पाकिस्तानी यौम जमहूरियत का दिन मना रहे होते हैं और इस दिन पाकिस्तान बड़ा प्राउडली फील कर रहा होता है, तो ऐसे दिन के ऊपर एक ऐसी शहादत होना ये बड़ी तकलीफ़ देगा अमल हमारे थे। लेकिन क्योंकि ये शाहीन हैं ही इसलिए कि अपनी परवाज़ करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत करते हैं और फिर शहादत का दर्जा हासिल करते हैं, तो सबसे पहले तो हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे मौके पर आपने नुमान अकरम शहीद को भी खुशी तौर पर याद रखा। कि 23 मार्च ज़ाहिर है क्योंकि ये एक ऐसी वबा है, ये जो क्रॉनिक वायरस है, जिसकी वजह से कि ये आपको पता है कि एक दूसरे के साथ सांस से कन्वर्ट हो रही है। तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा अहम फ़ैसला किया, जिस पे हमें तकलीफ़ भी है कि हमारी यौम जमहूरियत का दिन ऐसे वक्त हमें इससे मुतासिर होना पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से हमारे वो तमाम पाक अफवाज के सिपह सलार, हमारे शाहीन, हमारे नेवल ऑफिसर जो पूरे साल इस परेड की तैयारी करते हैं, चीज़ें करते हैं ताकि हम दुनिया को वो यकजहती दिखा सकें। तो इस कोरोना वायरस की ये अनकंडीशनली प्रॉब्लम सडनली अचानक आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसको पोस्टपोन करना पड़ा और ये यकीनन एक तकलीफ दे बात है। आपने एक दिन कामरा एयरबेस के साथ गुजारा, आप मुझे ये बताएं कि कुछ एक्सपीरियंस, कुछ रिसेंटली आपकी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करके आए, आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मोइज़ आपने खामरा की बात की है और एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। आप भी वहाँ विज़िट करते रहते हैं, नॉर्मली आपने भी बड़ी विज़िट की हैं। लेकिन जब पाकिस्तान एरोनॉटिकल की बात करते हैं, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कामरा की बात करते हैं। कामरा ना सिर्फ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की वजह से ज़्यादा मशहूर है, बल्कि खुसूसी तौर पर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, जो शब रोज़ मेहनत के बाद वहाँ से वो फ्लाइंग्स करते हैं, अपने आवर्स के ऊपर अपने मिशन कंप्लीट करते हैं, तो कामरा एयरबेस की एक बड़ी तारीख़ है। मेरा विज़िट अच्छा रहा, मैंने पूरी कामरा का विज़िट किया है। उसमें खुद से मैं बात करूँ, जैसे हमने वहाँ पे देखा है कि सुपर मशाक की अगर हम बात करें तो मशाक तैयारे को जिस तरह अपग्रेड किया गया है, हम देख रहे हैं कि उसमें उन्होंने ग्लास सिस्टम पूरा लगा दिया हुआ है और पूरा कॉकपिट उसका नया किया है, एनालॉग से डिजिटल पर आ गए। तो बहुत अच्छा काम वहाँ पे हो रहा है। खुशी अगर मैं बात करूँ GF-17 थंडर के हवाले से, आई एम सरप्राइज्ड कि हमारे शाहीनों ने शब रोज़ मेहनत करने के बाद GF-17 थंडर जो इस वक्त नया लॉन्च किया है, उसने ना सिर्फ दुश्मन पे लर्ज़ा तारी किया हुआ है, बल्कि पूरी पाकिस्तान का जो सर है, पूरी कौम का, वो फ़ख्र से सर बुलंद कर दिया होगा। GF-17 थंडर जो है हमारा किस ब्लॉक में इस टाइम कह लें कि एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके अलावा ये बताएं कि क्या अब भी अमेरिका या हमें ब्लैकमेल कर सकता है दूसरे, जिस तरह से F-16 के हवाले से उसने रिसेंटली या कह लें कि माजी के अंदर हमें करता रहा है? देखिए मेरा ख्याल है कि अब ये बात बहुत आगे निकल चुकी है और आपका सवाल बहुत वैलिड इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है
कि अमेरिका जो खुद को सुपर पावर समझता है, अब क्योंकि वो सुपर पावर नहीं रहा है। जैसे मैंने पहले भी आगाज़ में कहा कि एक बायोलॉजिकल वॉर अमेरिका से शुरू की गई है और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये खुसूसी अगर चाइना की इकॉनमी को तबाह करना था और चाइना को डीस्टेबलाइज़ करना था पूरी दुनिया में, तो वो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जो सुपर पावर है आज खुद घुटने के बल पे बैठा हुआ है। आपने F-16 का जिक्र किया तो आपको याद होगा, और मैं ये याद करवाना चाहूँगा 27 फरवरी 2019 का वो दिन कि जब हमने MiG-21 तैयारा भारत का मार गिराया था और दुनिया ने इससे बड़ी चीखें लगाई। खुसूसी अगर मैं बात करूँ भारत की तो कहा जाता रहा कि जिसमें F-16 का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन दुनिया जानती है कि उसमें अगर कोई जहाज़ इस्तेमाल हुआ और जिस जहाज़ ने अपने पर फैलाए और मिग तैयारे को मार गिराया तो वो JF-17 थंडर था। आपने ब्लॉक की बात की है, पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में दाखिल हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त ड्यूल सीटर JF-17 थंडर लॉन्च कर चुके हैं और इंशाल्लाह अब हम 5th जनरेशन की तरफ जा रहे हैं और डिज़ाइन पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार कर रहा है अपने। तो मुझे ये बताएं कि ड्यूल सीटर की बात कर रहे हैं तो कई कभार इस तरह से भी होता है कि लॉस हमें फिर 2 पायलट का करना पड़ता है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसे मामला हो जाते हैं तो ये थोड़ी सी बात बड़े लॉस की तरफ नहीं जाती? नहीं, मैं नहीं समझता मुईज़, क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप दुनिया को देखें तो दुनिया की डिमांड है, मार्केट है कि हमेशा एयरफोर्स के अंदर ड्यूल सीटर जहाज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। F-16 भी जब लॉन्च हुआ तो उससे पहले वो सिंगल था, उसके बाद वो भी ड्यूल सीटर किया गया। यहाँ ये बात नहीं है कि पायलट्स अपनी कुर्बानी, अपनी जान का नजराना देंगे और नजराना देने की वजह से हमारा नुकसान होगा। ये पायलट्स जब बनते हैं, मैं अगर बात करूँ पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी एयरफोर्स के शाहीनों की या हमारी आर्म फोर्सेस की, इनके खून में कुर्बानी शामिल है। ये पैदा ही कुर्बानी देने के लिए होते हैं। इस वक्त इनकी जो टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड किया गया है ये मल्टी डायमेंशनल व्यूज़ के ऊपर है। ये एयर टू सी टू सी, एयर टू ग्राउंड और ग्राउंड टू एयर वॉर करने की सलाहियत रखते हैं और पाकिस्तान के अलावा दुनिया में किसी जहाज़ के पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। अब क्योंकि ड्यूल सीटर्स में हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है कि अगर एक पायलट हमारा एयर टू सी इंगेज करता है तो दूसरा हमारा एयर टू इंगेज करने में कॉम्बैक्ट वॉर में बहुत आगे सक्सेसफुली कामयाब होगा इंशाल्लाह। JF-17 थंडर जो जेट था हमने चाइना के इश्तराक से कहने के वो बनाया, तो अब हमें उनसे सामान लेने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती चाइना से, या पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है अपना ब्लॉक अगर इनको लेटेस्ट करना हो थोड़ा? तो देखें, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है और हमेशा से हर फटिंग्स के ऊपर हम देखें पाकिस्तान ने चाइना की और चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है। आपने JF-17 थंडर की बात की है कि चाइना का इसमें इश्तराक शामिल था। इसमें इश्तराक शामिल ज़रूर था, वो इनिशियल बेसिस के ऊपर था कि जब इसकी तैयारी का ख्वाब देखा गया था आज से 10 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े रिकॉर्ड टाइम में पाकिस्तान एयरफोर्स ने 7 साल के अंदर 2 ब्लॉक की कंप्लीशन की है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बना रहा है। हमारे अपने इक्विपमेंट्स यहाँ मौजूद हैं। हम कोई JF-17 थंडर का सामान हम इंपोर्ट नहीं करते। हम इंजन से लेकर और उसकी तमाम, इवन अगर मैं उसके आसनर्स की बात करूँ तो वो सब कुछ पाकिस्तान अपने ही बेसिस पर खुद ही बना रहा है। ना हमें चाइना की वहाँ अब ज़रूरत है, ना हमें दुनिया के किसी और मुल्क की ज़रूरत है, लेकिन चाइना क्योंकि पाकिस्तान का दोस्त है तो हमेशा से हम साथ मिलकर चलते रहें और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। JF-17 थंडर के जो मार्केट में पाकिस्तान ने ये प्लेन लॉन्च कर दिया और इसके बाद कहने के पूरे वर्ल्ड की तरफ से फीडबैक कैसा देखने में मिल रहा है? जी, आपने पेरिस का शो देखा होगा। अभी गुज़िश्ता लास्ट ईयर हमने सितंबर में पेरिस में जाके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अपना किया था। बहुत अच्छी हमने एयर परफॉर्मेंस अपनी दी थी जिसमें हमारे विंग कमांडर यासिर महमूद साहब वहाँ मौजूद थे। और आपको ये भी याद है कि 2015 में भी जब JF-17 पहली बार पहुंचा था ये अमेरिका के ऊपर और अमेरिका में जाकर हमने प्रेजेंटेशन दी थी, तो वहाँ पे भी ये बड़ी खुशकिस्मती है कि विंग कमांडर यासिर महमूद दोनों ही दफ़ा अपने जहाज़ को लेकर वहाँ पहुँचे लीडिंग पोजीशंस पर। और 2015 में जब पहली दफ़ा गए थे तो आपने सुना होगा कि टॉम क्रूज़ का आपने बड़ा नाम सुना होगा उन दिनों में कि एक पायलट को बड़ा वो किया गया था कि जी टॉम क्रूज़ के साथ उसकी मुशाबहत है, तो वो यासिर महमूद साहब भी थे। तो यासिर महमूद को क्रेडिट है कि दोनों बार उन्होंने ही JF-17 थंडर की लॉन्चिंग की है प्रेजेंटेशंस की दुनिया में जा करके। और अभी जब लास्ट ईयर पेरिस में हुआ है तो पूरी दुनिया ने JF-17 थंडर को ना सिर्फ सराहा है बल्कि दुनिया हमें ऑर्डर्स कर रही है। हम बात कर रहे हैं इटली की, हम बात कर रहे हैं फ्रांस की, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। ये वो बड़े क्लोज कंट्रीज़ हैं जिनको पाकिस्तान JF-17 थंडर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मलेशिया से डील भी हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है और हम तकरीबन अभी 7 जेट्स अपने देने लगे। साकिब साहब, आप हमें ये बताएं कि एक ब्लॉक बनाने के अंदर कितना ड्यूरेशन चाहिए होता है हमें? देखें मुझ ये हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स और हमारे शाहीन बड़ी मेहनत है, शब व रोज़ मेहनत करने के बाद
ज़ाहिर ब्लॉक्स का मतलब होता है कि नंबर्स ऑफ प्लेन, और पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट्स में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7 to 80 फ्लीट्स जो हैं वो जो पाकिस्तान मेड हैं वो इस वक्त शामिल हैं। तो दुनिया को अगर आप एक्सपेरिमेंटली देख लें तो हमें मालूम होता है कि वो एक जेट बनाने में कोई साल सवा साल का अरसा वो लगा देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार कह रहा हूँ, जैसे आपने पहले भी बात इंट्रो में भी आपने बहुत सी बात की थी कि पाकिस्तान क्योंकि ग्राउंड पे एयर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स और माशाल्लाह से कोई 3 महीने 90 दिन के बड़े शॉर्ट पीरियड में एक रफ स्टील को एक बड़े खूबसूरत जेट की शक्ल देकर उसको हवा में रवाना कर देता है ताकि वो वॉर फुटिंग पे जाके दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। मुझे ये बताइए कि जब हम JF-17 थंडर बनाने की तैयारी कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कामयाब हो भी गए, बिल्कुल उस वक्त इंडिया बल्कि उससे पहले कह सकते हैं कि LCA जेट बनाने में कामयाब ना हो सका, लेकिन उसके बाद उन्होंने तेजा बनाने की भी कोशिश की। उसकी रिसेंटली अपडेट्स आपके पास क्या है? देखें, जैसे आपने खुद LCA का भी जिक्र कर दिया, तेजा का भी आपने जिक्र कर दिया, मुझे तो ये लग रहा है कि आपने शायद इंडियंस के मुंह के ऊपर या उनके ज़ख्मों पर ना नमक छिड़क दिया हुआ है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि तेजा वो ख्वाब है जो इंडिया पिछले 30 सालों से देख रहा है। पिछले 30 सालों से तेजा बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इवन LCA बनाने के लिए उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो 2 जहाज़ उनके फेल भी हो गए हैं जो कामयाब नहीं हो सके, तो पूरी दुनिया में शर्मसारी का उन्हें सामना करना पड़ा है। अब जहां हम ये देख रहे हैं कि इंडिया अपने जहाज़ या तो वो इसराइल से ले रहा है या फिर वो रशिया से ले रहा है, रेफरेंस तैयारों के पास चल रहे हैं और पोजीशन भी आप उनकी देख रहे हैं, तो ये क्रेडिट हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स को जाता है कि जिसने बड़ी मुख्तसर दौरानिए में जहाज़ बनाया। और इसके पीछे अगर कोई नाम है तो वो नाम है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब का, कि जिन्होंने उस वक्त जब पाकिस्तान के ऊपर 9/11 की वॉर मुसल्लत थी और इससे पहले भी जब F-16 तैयारे हमें दिए गए थे तो ये बातें की जा रही थी कि किसी भी वक्त अमेरिका हमें ब्लैकमेल कर सकता है। जैसे आपने अपने सवाल में पहले भी मुझसे पूछा था कि अमेरिका की ब्लैकमेलिंग के सवाल से बात कर रहे थे, तो उस वक्त भी पाकिस्तान को ये टारगेट दिए गए और पूछा गया कि किस तरह ये जहाज़ बना सकते हैं। तो एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब उस वक्त जो एयर मार्शल थे उन्होंने इस अटैम्प्ट को लिया, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बड़े कम अरसे में उन्होंने चाइना का दौरा किया, पाकिस्तान रहे, ड्राइंग्स पे काम हुआ, शब व रोज़ मेहनत करने के बाद माशाल्लाह से JF-17 ब्लॉक 1 मंजर आम पे आया। तो पाकिस्तान एयरफोर्स और शाहिद लतीफ़ साहब का बड़ा एक मजबूत हाथ है, क्योंकि F-16 का जो पहला एग्रीमेंट, ये भी मैं अपने नाज़रीन के साथ आपके तवज्जो से शेयर कर दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जब पहला एग्रीमेंट F-16 के लिए हुआ था तो वो भी एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने अपने अदवार में किया था। और उसके बाद जो JF-17 थंडर की तैयारी थी, वो जो उसका पहला ब्लॉक था, वो सारी तैयारी, वो पूरा ब्लॉक जो है वो शब व रोज़ मेहनत के बाद तकरीबन इसमें कोई 2 साल का अरसा लगा था और बड़े मुख्तसर अरसे में आपने चाइना के इश्तराक के साथ इस JF-17 थंडर ब्लॉक 1 की तैयारी मुकम्मल की, ना सिर्फ मुकम्मल की, उसको ग्राउंड टू एयर किया और अब माशाल्लाह पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हुए ब्लॉक 3 में दाखिल हो चुका है। आपकी जो ग्राउंड्स पे जो आपकी अफवाज लड़ रही होती है, आपकी फोर्सेस लड़ रही होती है, आपकी जो सी पे लड़ रही होती हैं, इन्हें फिल फॉर वहाँ पे आर्सनल्स की ज़रूरत होती है। तो JF-17 थंडर ना सिर्फ ग्राउंड टू सी जाके आपको अपने आर्सनल प्रोवाइड कर सकता है, वो मिसाइल्स ले जा सकता है, वो बॉम्ब्स ले जा सकता है, वो तमाम मिसाइल्स ले जा सकता है, वो अपने ग्राउंड से मतलब एयर से जाके नीचे नेवल्स को, अपने आर्म फोर्सेस जो ग्राउंड पे मौजूद हैं, पाकिस्तान आर्मी, उनको तमाम मिसाइल प्रोवाइड कर सकता है। तो ये बड़ी खूबसूरत एक क्वालिटी पाकिस्तान एयरफोर्स से रखी है, ये दुनिया के किसी जहाज़ में हमें नहीं मिलती है। साथ हम देखें कि JF-17 थंडर जब वॉर फुटिंग पर भी है तो वो एयर टू एयर फ्यूलिंग भी उसमें की जा सकती है ब्लॉक 3 के साथ, जो हमें पहले किसी जहाज़ में नज़र नहीं आती।